खबरों के बीच में छिपी होती हैं कई तरह की डिटेल्स। इन डिटेल्स को एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 12 घंटे, जी हां साहब, सिर्फ 12 घंटे बचते हैं और उसके बाद कल सुबह 8 बजे के बाद से आपको मतगणना की पल पल की जानकारी भारत 24 पर मिलेगी। हम सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान और नतीजे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कल सुबह 8 बजे क्या 2004 का पुनरावृत्ति होता दिखाई देगा, या फिर दरअसल जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो कि न सिर्फ सांकेतिक है बल्कि पूरे डायरेक्शन को स्पष्ट करते दिख रहे हैं, वो होता दिखाई देगा। क्योंकि तमाम एग्जिट पोल आज ये कह रहे हैं कि भारत में एक अप्रत्याशित, अभूतपूर्व नई सरकार बनने जा रही है और वो नई सरकार मोदी की अगुवाई की सरकार है। यह पंडित नेहरू की सरकार से भी कहीं ज्यादा आगे होगी और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एग्जिट पोल के आधार पर रुझान सामने दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ वोट शेयर, सीटें, बल्कि उसका जनाधार भी बड़े पैमाने पर बढ़ता दिखाई देगा। आप जरा सोचिए, 60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वो एग्जिट पोल के आधार पर जिस तरीके से सामने दिख रहा है, वो बताता है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक बहुत बड़ी आबादी की पहली पसंद बनती दिख रही है। जैसे कि तमाम एग्जिट पोल्स के बीच में CSDS लोक नीति का एक डेटा सामने आया है जो बहुत ही दिलचस्प है, जिसे अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आपको 3 चुनावों के आंकड़े हम सामने रख रहे हैं। साल 2014 के आंकड़े, साल 2019 के आंकड़े और 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े। अब जरा अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिले 31% वोट शेयर, 2019 में तकरीबन 6.4% का वोट शेयर का इजाफा होता है और 37.4% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी को मिलती है 303 सीटें। 2024 में CSDS लोक नीति ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर उसका प्रेडिक्शन है कि 40% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर होना चाहिए खुद अपने आप में, जो कि तकरीबन 2.6% ज्यादा है 2019 से। और अगर आप इसे 2014 से देखें तो 9% का ग्रोथ है 2014 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाहिर सी बात है, जब इसको आप सीटों के आधार पर तब्दील करेंगे तो एक बड़ा भूचाल आपके सामने आएगा, जिस भूचाल को आप एग्जिट पोल के बाद से लगातार देख रहे हैं। यह वो वजह है जिसकी वजह से यह भूचाल आ रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की बात देखिए। कांग्रेस को 2014 में 19.31% वोट शेयर मिला, 2015 में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, 19.5% वोट शेयर मिला कांग्रेस को। 2024 में कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर रही है। कांग्रेस को तकरीबन 3.5% वोट शेयर का इजाफा हो रहा है, लेकिन इसे 23% ही वोट शेयर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से 17% कम ऐसा प्रस्तावित है, ऐसा माना जा रहा है CSDS के द्वारा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो दल हैं उनको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों को 2014 में 7.5%, 2019 में 7.5%, लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि 6% ही वोट शेयर मिलेगा। यानी कि यहां से अपने सहयोगी दलों के वोट शेयर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में तब्दील किया साथ। यह बहुत बड़ी बात है, नोट कीजिएगा इसको। उसके साथ साथ कांग्रेस के गठबंधन ने भी कुछ ऐसा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस के जो गठबंधन सहयोगी हैं, 2014 में उनको 5% वोट शेयर मिला, यह बढ़कर 7.5% के आसपास हुआ 2019 में, लेकिन 2024 में कांग्रेस के सहयोगी दलों को 12% वोट शेयर मिलने जा रहा है। हालांकि अगर आप टोटल वोट शेयर कंबाइन करके देखें तो बीजेपी और उसके साथ साथ सहयोगी दलों का 46% वोट शेयर बन रहा है, ऐसा CSDS का प्रेडिक्शन है। और आप देखें 35% वोट शेयर बनता दिखाई दे रहा है कांग्रेस और सहयोगी दलों का मिलाकर 2024 के चुनाव में। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो सीटों का आंकड़ा है यह अपने आप में बड़े पैमाने पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात स्पष्ट मानिए, जब 37.4% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी 2019 में, तो प्रस्तावित 40% वोट शेयर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 320 से 330 सीटों पर आकर रहती है साहब। अगर ये प्रेडिक्शन, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी का टैली कम से कम 330 के आसपास पहुंचना चाहिए। कांग्रेस को भी अपने वोट शेयर में इजाफा मिलेगा, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो सीएसडीएस के इस सर्वे में निकल कर आ रही है। कांग्रेस का जो गेन है वो कंसोलिडेटेड गेन नहीं है जैसा कि बीजेपी के पास है। कांग्रेस का गेन तरह तरह के इलाकों में छोटे छोटे मार्जिन में बढ़ा हुआ है, यानी कि सीट में कन्वर्ट होना, वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट कराने की प्रोपेंसिटी कांग्रेस में बीजेपी के मुकाबले काफी कम होगी। इसलिए वोट शेयर में इजाफा 3.5% होने के बाद भी कांग्रेस के पास सीटों की टैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दरअसल नुकसान हो सकता है। इसीलिए जैसा कि हमने भी आपको दिखाया था एक आंकड़ा जिसमें कांग्रेस 49 सीट्स पर जा सकती है, कांग्रेस अभी 52 सीट्स पर है। तो हो सकता है कि कांग्रेस बढ़े हुए वोट शेयर के साथ भी, चूंकि वो अपने वोट शेयर को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी सीट्स में, तो उसका टैली जो है वो घट सकता है। लोकनीति सीएसडीएस का यह सर्वे 23 राज्यों में 772 मतदान केंद्रों पर हर चरण के मतदान में किया गया है और उसी के आधार पर 191 लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 20,000 मतदाताओं का यह सर्वे है और ये आंकड़े हमने अभी आपके सामने रखे। ये तो हमने आपके सामने सीएसडीएस के आंकड़े रखे। आइए अब आपके सामने हम एक्सेस माई इंडिया का भी पूरा जो आंकड़ा है वो सामने रखते हैं और उसके आधार पर आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। आप देखिए 2014 और 2019 के मुकाबले एक्सेस माई इंडिया भी बीजेपी को 40% वोट शेयर दे रही है और कांग्रेस पार्टी को 21% वोट शेयर दे रही है कि ये एग्जिट पोल के आधार पर वोट शेयर निकल रहा है, यानी कि दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी की प्रोपेंसिटी टू विन कहीं ज्यादा बढ़ रही है। इसी के आधार पर सी वोटर का भी हम आपको आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। सी वोटर ने कांग्रेस और बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के आधार पर वोट शेयर प्रस्तुत किया है। तो इसके आधार पर थोड़े आंकड़े तब्दील हो जाते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 38.5% वोट शेयर मिला था, जो कि ऐसा प्रस्तावित है कि 2019 में आके 44.9% हुआ और ये इस बार 45%, यानी कि लगभग उतना ही रहेगा जितना 2019 में था। जहां तक आप इंडिया अलायंस की बात करें तो 23% वोट शेयर था 2014 में, यह बढ़कर 26.8% हो गया 2019 में और यह बढ़कर 40% होता है 2024 में। यानी कि सी वोटर के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस फाइट में आती है, लेकिन इसके बावजूद 5% का गैप है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में। अब यह 5% सीटों के आधार पर कितना तब्दील होगा यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सभी एग्जिट पोल कुछ यही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सी वोटर ने जो सामने रखा वो हमने आपके सामने रखा। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो तमाम एग्जिट पोल जिन्होंने पोल परसेंटेज के साथ साथ वोटिंग शेयर का डेटा शेयर किया है, उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे सकती है। अब आइए आपको टैली की बात दिखा देते हैं एक बार फिर, ताकि इसकी सनद रहे और इसके बाद हम राज्यों पर जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है आज का। तो टैली पूरी क्या बनकर निकल रही है 2024 के एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे का जो सर्वे आया उसके आधार पर एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 20 सीट अधिकतम जा सकती है। यानी कि इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार पूर्ण लोकमत के साथ एनडीए की बनेगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे था 371 to 401, इंडिया अलायंस के पास 109 से 139 और 28 से 38 सीटें अदर्स के खाते में, यानी कि यहां पर भी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार। न्यूज 24 चाणक्य 400 सीट एनडीए को, 107 इंडिया अलायंस को और 36 अदर्स को, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए को और 400 पार भी। उसके बाद दो और हम आपके सामने एग्जिट पोल रख रहे हैं। सी वोटर जिसने 353 से 383 का रेंज रखा है इंडिया अलायंस के लिए, माफ कीजिएगा एनडीए अलायंस के लिए, और इंडिया अलायंस के लिए 152 से 182, यानी कि यहां पर भी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया उसमें 353 368 का रेंज दिया गया है एनडीए के लिए, इंडिया अलायंस के लिए 118 से 133 का रेंज रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए सभी एग्जिट पोल इस बात पर एक मत हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार
एनडीए की बनने जा रही है। यह बात अलग है कि इंडिया गठबंधन ने अपने आंकड़े खुद जारी किए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कम से कम 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और वो उस आधार पर कह रहे हैं कि ये उनका सर्वे है, सीट बाय सीट, दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोल बूथ बाय पोल बूथ। इसका आंकड़ा उन्होंने जारी नहीं किया है। जाहिर सी बात है, आंकड़ा जब जारी करेंगे तो पता चलेगा। पहले से जारी कर दिया होता, अगर इंडिया अलायंस ने अपने 295 के आंकड़े उन्हें कैसे आ रहे हैं, तो इसके बाद टैली हो सकती थी कि क्या ये आंकड़े वही हैं जो मतदाता ने दिए हैं, जो कि कल पता चलेगा, या दरअसल इंडिया अलायंस ओवर कॉन्फिडेंस में है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक तो यही स्थिति दिख रही है। अब जरा बात करते हैं कास्ट कॉम्बिनेशंस की और धार्मिक आधार पर मतदान किसको कहां मिलता दिखाई दिया। इसमें जो डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को ओबीसी का 58% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस गठबंधन को 30% वोट शेयर मिला है, अन्य के खाते में 12%। यानी कि एक बात यहां पर स्पष्ट निकल कर आती है, नॉन यादव ओबीसी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे ही बना रहा जैसे कि वो 2014 और 2019 में बना रहा। यादव वोट बैंक में कम से कम उत्तर प्रदेश में और बिहार में बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 58% ओबीसी वोट मिल रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ साथ माई एक्सिस इंडिया का एक और आकलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह बात निकल कर आ रही है कि मुसलमानों ने किसको वोट किया और कैसे वोट किया। देखिए, यह मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान वर्ग से उन्हें बड़ा मतदान समर्थन नहीं मिलेगा। जो माई इंडिया एक्सेस सर्वे है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तकरीबन 6% मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है, कांग्रेस गठबंधन को 76% मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है, अन्य के खाते में मुसलमानों ने 18% अपने आधार पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यह जो वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है प्रस्तावित तौर पर, यह 2019 के मुकाबले कम है। यानी कि मुसलमान वर्ग ने यह बेहतर माना कि वो कांग्रेस गठबंधन या अन्य को वोट दें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और यह बात पूरे तरीके से स्थापित होती है, कम से कम इस एग्जिट पोल के आधार पर। सही आंकड़ा तो हम आपको 4 तारीख को यानी कि कल ही दे पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो और भी डिटेल्स निकल कर आते हैं, जैसे कि हम अपर कास्ट वोट्स की बात करते हैं। अपर कास्ट वोट्स आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 के बाद से कंटिन्यूअसली लोकसभा के चुनाव में गए। इस बार क्या स्थिति है? माई इंडिया एक्सिस पोल का जो एग्जिट पोल है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 64% अपर कास्ट वोट्स मिले हैं, कांग्रेस गठबंधन को 24% और अन्य के खाते में 12% अपर कास्ट वोट किया है। यानी कि अपर कास्ट जो है उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, और इसकी कई वजहें कही जा सकती हैं। यह पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक रहा है, राम मंदिर निर्माण का इस पूरे समुदाय पर बड़ा असर पड़ा है, और उसके साथ साथ कांग्रेस अभी भी अपनी खोई जमीन अपर कास्ट के बीच में नहीं हासिल कर पा रही है, और कांग्रेस जो 80 के दशक तक अपर कास्ट वोट बैंक का एक बहुत बड़ा ठिकाना हुआ करती थी, आज वहां पर बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े वैसे ही निकलते हैं जैसे कि कल हम आपको नतीजों के साथ दिखा सकते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अलग सी तस्वीर दिख रही है। अब बात करते हैं उस MY समीकरण की, खास करके M की, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन और उसके साथ साथ कांग्रेस गठबंधन पूरे तरीके से हावी रहने की कोशिश कर रहा है। महिला वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को माई एक्सिस इंडिया के आधार पर यह नतीजे निकले हैं कि 48% महिलाओं का समर्थन हासिल है साहब, यानी कि महिलाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन बहुत पीछे नहीं है, यह यहां पर नोट करने वाली बात है। 38% महिलाओं का समर्थन कांग्रेस गठबंधन को है, और यह बताता है कि अगर आप 38% कांग्रेस का और अन्य के 14% को जोड़ दीजिए, तो महिलाओं ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरे पक्ष को भी बढ़ चढ़ कर मतदान दिया। यह वोट बैंक किस तरीके से कहां कैसे काम करेगा, यह कई तरह से निर्धारित करेगा
कि कहां कैसी सीटें आ रही हैं और इसी वोट बैंक के आधार पर ऐसा प्रतीत तो होता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को यह भरोसा है कि महिला वोट उनको बड़े पैमाने पर मिला है और ये एक बदले हुए नतीजे को सामने रख सकता है, इसलिए वो 295 के आंकड़े को सामने रख रहे हैं। लेकिन कल ही पता चल पाएगा कि ये सही है या गलत है। आइए अब आपके सामने राज्यवार तरीके से बात करते हैं, कहां किसको क्या सीटें मिलती हैं और उसके आधार पर क्या होता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और तमाम एग्जिट पोल्स ने उत्तर प्रदेश को क्या सीटें दी हैं। आप देखिए आपके स्क्रीन पर एनडीए गठबंधन को 64, 74, 75 यानी कि सबसे कम 62 सीटें, अधिकतम 75 सीट, ये रेंज एनडीए गठबंधन के लिए है। इंडिया अलायंस के लिए यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए 6 सीट से लेकर 17 सीट का मैक्सिमम रेंज है, यानी कि 6 सीट से 17 सीट तक इंडिया अलायंस जीत सकती है। अन्य के खाते में यानी कि बीएसपी के खाते में शायद 1 सीट जा सकती है, ऐसा प्रस्तावित होता दिखाई दे रहा है। अब इसके मतलब क्या क्या है साहब? सबसे पहले तो एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 64 के आसपास रहती है तो यही वोट बैंक, यही सीट शेयर टैली 2019 में थी। 2014 में यह आंकड़ा अलग था। लेकिन अगर 10 साल के शासन के बाद एनडीए अलायंस 64 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में ला रहा है तो इसका सबसे पहला मतलब क्या निकलता है? सबसे पहला मतलब यह निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे उत्तर प्रदेश ने मुहर लगाई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी का गठजोड़ यहां पर लोगों को भाया है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात जो निकल कर आती है, 2019 में हमने ये पाया था, जो आकलन के बाद सामने निकल कर आया कि नॉन यादव ओबीसी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था। उसके साथ साथ यादव वोट बैंक में भी बहुत बड़ी सेंध भारतीय जनता पार्टी ने लगा ली थी। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे वो लोग और एनडीए को 64 सीट्स मिली। हां, एक और बात निकल कर आती है, कास्ट कॉम्बिनेशंस जिस तरीके से लोगों का भरोसा था वैसा वर्क नहीं कर रहा। जो उम्मीदें थी कि जमीन पर स्थानीय मुद्दे और कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर मतदान हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। एक ओवरराइडिंग थीम, एक ओवरराइडिंग वेव है। ये ओवरराइडिंग वेव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार, सुरक्षा, भरोसा और उसके साथ साथ डिलीवरी। तो ये उत्तर प्रदेश का मैसेज है एग्जिट पोल के आधार पर। कल हम इस पर बेहतर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी यह कहना अपने आप में मुनासिब होगा। और साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे ने भी काफी लोगों के दिमाग में जगह बनाई है। हां, एक बात तय है, अगर ये एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के लिए सही है तो बीएसपी का सोपड़ा साफ है साहब और बीएसपी की जमीन पूरे तरीके से अब धीरे धीरे बीजेपी के पास जा रही है और यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर बात करते हैं, दूसरे राज्य की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। बिहार में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? बिहार में 40 सीटें हैं साहब और बिहार में इस बार का चुनाव जो हुआ है वो अपने आप में अप्रत्याशित माना गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि स्थानीय मुद्दे बड़े पैमाने पर हावी रहे। तमाम एग्जिट पोल बिहार में क्या दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 39 सीट्स थी 40 में से। अब अगर आप मिनिमम आंकड़ा देखें तो 22 आता है मिनिमम आंकड़ा और मैक्सिमम आंकड़ा 36 सीट्स तक जा रहा है एनडीए गठबंधन का। यह बताता है कि एनडीए गठबंधन आज भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रहा है और यह जमीनी हकीकत को प्रदर्शित भी कर रहा है। अब इसके आप आधार कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया, 200 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया, रोज दिन हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे, वीआईपी साहनी और उसके साथ साथ तमाम अन्य दलों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए भी खवैये के तौर पर थे। इसके बावजूद अगर जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि जंगल राज की परिकल्पना आज भी बिहार के लोगों के दिमाग में है और यही वजह है कि एनडीए को बिहार की जनता समर्थन दे रही है। दूसरी बड़ी बात, कास्ट कॉम्बिनेशन जो 2019 में धराशायी हुए थे वो 2024 में भी धराशायी हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं साहब बिहार में? इसलिए क्योंकि नॉन यादव ओबीसी ये पूरा का पूरा वोट बैंक बीजेपी के पास 2019 में था, एनडीए के पास। ये आज भी इसका मतलब कि
भटका नहीं है। यादव वोट बैंक जिसमें टूट हुई थी, यादव वोट बैंक अब आरजेडी के साथ पूरे तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर है कि उनकी टैली बढ़ रही है। मुसलमान वोट बैंक में कोई बंटवारा नहीं है, मुसलमान वोट बैंक पूरे तरीके से आरजेडी के पास है और इसका कोई भी असर बीजेपी या एनडीए पर नहीं है। यानी कि जातीय आधार पर जो संरचना होनी है वो M/N फॉर्मूला आरजेडी और कांग्रेस को बस इतना लिमिटेड गेन दे सकती है। लेकिन बिहार में महिला वोटर बड़े पैमाने पर हैं। कई जगहों पर 5% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। वो सीधे लाभार्थी हैं केंद्रीय स्कीम्स की। इन लाभार्थी महिला वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, ये बात स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास ये टैली नहीं आ सकती थी। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन को लेकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई और जातीय आधार पर जो सर्वे कराने की बात कही जा रही थी, उसका भी बहुत असर बिहार की जनता पर नहीं हुआ। यानी कि इंडिया अलायंस को यह सोचना पड़ेगा कि अब आगे आप क्या करें। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वही हाल बिहार में भी था। बाइपोलर कॉन्टेस्ट, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस, बीच में और कोई नहीं। और इस बाइपोलर कॉन्टेस्ट में चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या बिहार की बात कीजिए, दोनों जगह एनडीए अलायंस का पलड़ा भारी दिख रहा है। यह इससे एक टेक अवे बड़ा निकलता है बिहार के मुद्दे से। इसके बाद आइए अगले राज्य की चर्चा करते हैं। अगला राज्य हमारे पास, हम यहां पर झारखंड की चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड में क्या स्थिति है साहब? झारखंड में 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछली बार कर दिखाया था, यानी 2019 में। इस बार तमाम सर्वे क्या बता रहे हैं? इस बार जो सर्वे बता रहे हैं, झारखंड में ऐसा लग रहा है कि 3 से 11 सीटें मिल सकती हैं एनडीए अलायंस को। और उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस है, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, इनको 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अब यह अपने आप में बताता है कि झारखंड की जो पूरी लड़ाई है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर जो एग्जिट पोल हैं उनके आधार पर आप देखिए क्या निकल कर आ रहा है। इंडिया अलायंस के लिए, माफ कीजिएगा, हाँ, इंडिया अलायंस के लिए यहां पर ये अच्छी सीट बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर 1 से 6 सीट तक मिलने की उम्मीद है। और यह बहुत बड़ी बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एनडीए अलायंस को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 14 सीट तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है एग्जिट पोल के आधार पर। अगर इसका एवरेज निकालें तो कुल मिलाकर एनडीए के पास 12 सीटें जा सकती हैं और यूपीए के पास 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कि आप इंडिया अलायंस के पास 2 सीटें जाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जो सिंपैथी फैक्टर ट्राइबल के आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इनकैश करने की थी, ये इमोशनल कार्ड नहीं चला, या शायद इसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, करप्शन एक बड़ा मसला झारखंड में, लोगों के बीच यह मामला बड़ा बना रहा और लोगों ने इस आधार पर एनडीए के साथ अपनी उम्मीद बनाए रखी। आपको याद होगा 350 करोड़ वहां पर बरामद किए गए थे। हाल फिलहाल भी एक रेड हुआ था जिसमें कई 100 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और वो लोगों के दिमाग में छपे हुए हैं। इसके साथ साथ जो तालमेल होना चाहिए जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, वो तालमेल जमीन पर होता नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, जो तमाम बातें चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है, चीजें बदली जा सकती हैं, ये निराधार साबित हुआ। और यहां पर जेएमएम को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बड़े पैमाने पर असर हुआ है, जिसने एनडीए को फायदा दिया है। आइए अब यहां से निकलकर गुजरात की बात करते हैं। साहब, गुजरात में 26 सीटें हैं। 2014, 2019 26 की 26 सीटें गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में रखी थी। इस बार भी जो तमाम एग्जिट पोल्स निकल कर आ रहे हैं वो लगभग यही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुजरात में भी सभी की सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ये दे रहे हैं, एग्जिट पोल्स ये दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि 1 सीट कांग्रेस को मिल जाए। अब यहां का बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि गुजरात को देश में लोगों ने हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर प्रस्तुत किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात के मानस पटल पर हिंदुत्व एक बहुत ही प्रखर मुद्दा है जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका है। दूसरी बड़ी बात यहां से टेकअवे ये निकलती है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार पूरे तरीके से गुजरात में खत्म कर दिया है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई ना नेतृत्व बता है, न नेता बचा है और न ही किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन लोकसभा में
अगर सभी की सभी सीटें एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल रही हैं तो यहां पर कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है, या तो शटर डाउन कीजिए या बाहर निकल जाइए। यही स्थिति गुजरात के बारे में है, इसके अलावा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां और कोई मुद्दा ही नहीं है, यहां पर सिर्फ एक मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके आगे कुछ नहीं। और यही मुद्दा गुजरात के तमाम मतदाताओं के लिए सबसे हावी रहा। गुजरात से निकलते ही महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्विंग स्टेट है। महाराष्ट्र को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल के डेटा सामने आया है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, एवरेज डेटा ये निकलता है कि एनडीए को 41 सीट्स मिलनी चाहिए आउट ऑफ 48, और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिलनी चाहिए आउट ऑफ 48। क्या यही तस्वीर 2019 में थी? जी हां, लगभग यहीं पर खड़े थे 2019 में। यानी कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा फेरबदल होता नहीं दिखाई दे रहा। अब यह अपने आप में बहुत आश्चर्य होगा कि किस तरीके से चीजें हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों में दो फाड़ हो चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हैं, राज ठाकरे ने एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया, शरद पवार की एनसीपी अलग है, अजीत पवार की एनसीपी अलग है, अजीत पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल है। लोगों में तमाम कंफ्यूजन के बाद कल मेरी संघ परिवार के कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने जो मुख्य मुद्दा देखा वो ये कि कमल कहां है। अगर ये स्थिति है और अगर ये माइंड स्पेस महाराष्ट्र में ऑक्यूपाई कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो यही बताता है कि इस तरह के रुझान सामने आ सकते हैं। अब इसके साथ साथ क्या क्या नहीं चला। सबसे पहले इमोशनल कार्ड शरद पवार का शायद नहीं चला, इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे का शायद नहीं चला, तो इमोशंस पर मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आगे चलते हैं। मराठा रिजर्वेशन बहुत बड़ा मसला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन मराठा वोट विभाजित नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर रहा। तभी इस तरह के रुझान सामने निकल कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अंबेडकर की धरती पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इन नारों का असर होता न के बराबर दिखा। यानी कि महाराष्ट्र ने स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिखा, जो कि 17 से 19% के आसपास है, लेकिन इसका बड़ा असर नतीजों और रुझान पर नहीं होता दिखाई दिया। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक हाशिए पर बड़े पैमाने पर दिखेगा महाराष्ट्र में, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को अब कुछ एक लोग हैं, खास करके कांग्रेस के लोग, जो कि हिंदुत्व के लेबोरेटरी पार्ट 2 कहने लगे हैं, क्योंकि इसके बाद असम को हिंदुत्व लेबोरेटरी पार्ट 3 कहा जा रहा है। तो पहले हिंदुत्व लेबोरेटरी पार्ट 2 की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को हिंदुत्व लेबोरेटरी पार्ट 2? क्योंकि संघ परिवार की पैठ मध्य प्रदेश में जबरदस्त बताई जा रही है। अब जो एग्जिट पोल्स निकल कर आ रहे हैं, 29 सीटों में से 28 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहां पर सीधा सीधा मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और यहां पर जो बीजेपी की सीट साथी दिखाई दे रही है, एवरेज निकाला जाए तो 28 सीटें आ रही हैं, कम से कम 26 या 28 सीटें कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। यानी कि बीजेपी ने 2019 के परफॉर्मेंस को और उससे भी बेहतर 2014 के परफॉर्मेंस को बेटर करते हुए 2024 में परफॉर्म किया। अगर यह स्थिति है तो मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं चला। सबसे पहले जो भीतरगात की बात कही जा रही थी मध्य प्रदेश में, वो उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होगा। भीतरगात कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बना। दूसरा, कांग्रेस जो कि राज्य में अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पा रही थी, दिसंबर में वो आते आते ही इस चुनाव में यानी कि 5 महीने के अंदर अपने जनाधार को बड़े पैमाने पर खोती हुई दिखाई दी। इसके साथ साथ हिंदू परिकल्पना को कोई चुनौती कांग्रेस नहीं दे पा रही है मध्य प्रदेश में, और नए मुख्यमंत्री के होने के बावजूद, शिवराज सिंह चौहान को हटाकर वहां पर एक नया मुख्यमंत्री चुना गया, इसके बावजूद लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर पूरी आस्था है। यही हाल कमोबेश राजस्थान का भी होना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 2014 और उसके बाद 2019, इन दोनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 25 सीटें जीती। इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था वो 16 से 19 सीटें बीजेपी को दे रहा है,
और इंडिया अलायंस को 7 सीटें तक देता दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस को। यहां पर एवरेज अगर निकाला जाए तो अभी भी 25 निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का देखा जा सकता है, जिसके लिए कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि ऐसा होने की संभावना है। इसके वजह क्या निकल कर आ रही है? सबसे पहली बात यह है कि यह वो प्रदेश है जहां पर पार्टी की अंदरूनी कलह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की, और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, राजपूतों की नाराजगी जो कि राजस्थान के मतदान के पहले चरण में निकल कर आई थी, बाद में दूसरे चरण में भी उसने भी अपना काम किया है। और तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, एक अच्छे प्रतिद्वंदी के तौर पर, लेकिन कांग्रेस इमोशंस को कन्वर्ट नहीं कर पाई। कांग्रेस के लिए राजस्थान बहुत ही मुफीद राज्य था और यहां पर कांग्रेस कम से कम 12 से 15 सीटें जीत सकती थी, लेकिन फर्टाइल ग्राउंड था इसके लिए। इसके बावजूद अगर बीजेपी यहां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके लिए कांग्रेस की नाकामी सबसे बड़ी वजह मानी जाए। अब बात करते हैं दक्षिण के द्वार तमिलनाडु। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु में बहुत वक्त गुजारा। 39 सीट्स तमिलनाडु की हैं। अभी तक जो स्थिति बनती आ रही थी, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। 2019 में भी 39 आउट ऑफ 39 इनके पास थी। लेकिन अब क्या स्थिति है? 2024 में शायद चीजें बदल सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को 1 से 4 सीटें यहां मिल सकती हैं और वोट परसेंटेज तकरीबन 20 क्रॉस कर सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे मान सकते हैं, खास करके एक ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ती चली आ रही है। यह एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडिया अलायंस के लिए खुश होने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया अलायंस का एवरेज यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो 37 है आउट ऑफ 39, जो कि उनके पिछले परफॉर्मेंस से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सही है। यानी कि यहां पर क्या क्या नहीं चला। कच्छतीव का मुद्दा जो बड़े पैमाने पर बीजेपी ने उठाया वो शायद यहां पर चलता हुआ नहीं दिखा। द्रविडियन वोट बैंक पूरे तरीके से डीएमके के पास रहा और यहां पर ओबीसी वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ बीजेपी के साथ। बिल्कुल सही है, यह भी होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद क्या वोट के मगर मान लीजिए कि 20% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल तमिलनाडु में जमा कर लेते हैं तो यह अपने आप में उपलब्धि वोट शेयर के तौर पर तो बहुत है, लेकिन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वोट इनटू सीट्स अच्छा नहीं है। यानी कि यह ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के लिए भविष्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन 2024 में इसका बहुत इंपैक्ट नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला, यह बड़ी बात है। अब आ जाते हैं केरला। केरला में 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से केरला की 19 सीटें 2019 में कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन ने जीता था। वहां पर इस बार भी ऐसी ही कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अभी जो एवरेज निकल रहा है वो ऐसा ही निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल वहां पर नहीं जीत पाएंगे कोई भी सीट, लेकिन उम्मीद है कि 3 सीट तक जीतने की चांसेस है। वही हाल अगर आप इधर देखें, 19 से 17 सीटें इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस अलायंस को मिल सकता है। वामपंथ दलों को 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि केरला अपने पुराने पैटर्न पर ही चल रहा है और यहां पर राहुल गांधी के लिए वायनाड से खुशखबरी आ सकती है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। केरला में अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि संघ परिवार की सक्रियता की वजह से अपनी जमीन बना रही है और वोट शेयर बहुत कम था, 10% के आसपास वोट शेयर था, अगर ये वोट शेयर 20% के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर यहां पर अब 2029 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वोट शेयर इनटू सीट्स बड़ी चुनौती होगी और यही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इन 2 राज्यों में जहां एंट्री नहीं थी वहां कम से कम पैर रखने की जगह मिलती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। यहां से निकलकर जब आप आंध्र प्रदेश आते हैं, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में है। यहां पर जो इंडिया अलायंस है उसके लिए खुशखबरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहां पर बहुत ही खराब प्रिडिक्ट किया गया है। अगर आप एनडीए की बात करें तो यहां पर एनडीए को पाने के लिए सब कुछ है। 25 में से 25 सीटें बीजेपी और टीडीपी मिलकर पा सकती हैं, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कम से कम 19 सीटें तो मिलेंगी ही, ऐसा एग्जिट पोल मान रहे हैं और वाईआरसीपी को मैक्सिमम 6 सीट मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि वाईआरसीपी के लिए अब यह बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने वोट बैंक को कैसे इंटैक्ट रखे। क्या वो भी बीआरएस की तरह
ऑब्लिटरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और बाइपोलर कॉन्टेस्ट यहां पर होगा, या दरअसल जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत वोट शेयर है उसको वाईआरसीपी ले लेगी और यहां पर उड़ीसा की तर्ज पर बीजेपी वर्सेस वाईआरसीपी राज्य के चुनाव में होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। टीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का कमाल 2014 में देखने को मिला था। 2019 में इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए वहां बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब यहां पर स्थिति बेहतर है। उससे भी बेहतर स्थिति तेलंगाना के लिए है, जहां 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर कम से कम 7 और अधिकतम 12 सीटें जीत सकती है। अगर यह निकल कर आता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर 4 सीटें जीती थी, लेकिन अब अगर उनका आंकड़ा डबल हो जाता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बीआरएस यहां पर पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर बीआरएस के पास 1 या 2 सीटें आने की संभावना बताई गई है। इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस यहां पर सबसे प्रमुख है, कांग्रेस के पास कम से कम 6 या 8 सीटें जा सकती हैं। दरअसल यहां पर एक बड़ा नेक इन नेक कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीआरएस के वोट शेयर के बंदरबाट की बात यहां पर निकल कर आ रही थी। इस बंदरबाट में ऐसा लगता है कि बीआरएस का वोट बैंक बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये इस राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बड़े पैमाने पर बदल सकती है, और इसका बड़ा फायदा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। बीआरएस के कमजोर होने की बात है। दूसरा, यहां पर लाभार्थी वर्ग जो है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को पा रहा है। सेंट्रल स्कीम्स का बहुत फायदा यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। अब आ जाइए एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं, कर्नाटक, जिसे लेकर बहुत जबरदस्त चर्चाएं देश में। प्रज्वल रेवन्नन का मुद्दा हम सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद जो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 28 में से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिल सकती हैं गठबंधन के साथ। जी हां, 26 सीटें मिल सकती हैं, और इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 2 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कम है। यानी कि स्थिति क्या बन रही है, आप देखिए 14 सीटों का मतदान फर्स्ट फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज के मतदान के अगले ही दिन प्रज्वल रेवन्नन भारत छोड़कर निकल जाते हैं, और उसके अगले दिन उनके तमाम कारनामों की पूरी तकदीर सामने आ जाती है। पूरे देश में हाहाकार मचता है, और उसके बाद 14 सीटों का मतदान होता है। तो बेंगलुरु के शहरी इलाकों को मिलाकर ये 14 सीटों में मतदान होता है, जहां लिंगायत समुदाय बड़े पैमाने पर मतदान करता है। लिंगायत समुदाय 35% आबादी है यहां पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो लिंगायत समुदाय ने बड़े पैमाने पर बीजेपी का साथ दिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है, खास करके तब जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसने 1 साल पहले ही बीजेपी को पछाड़ा, और उसके साथ साथ कांग्रेस की जो डोल पॉलिटिक्स है, यानी कि लोगों तक, लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने की बात, ये कांग्रेस बखूबी कर रही है। इसके बावजूद अगर जो कर्नाटक में जो स्टेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुत अलग स्थिति बनती दिख रही है। देखिए, यहां पर इंडिया अलायंस को 8 सीटें तक मिलने की बात कही जा रही है। चलिए, अगर ये सिनेरियो भी है, तभी ये राज्य ऐसा था जहां 28 में से कांग्रेस को कम से कम 20 सीटें जीतने की उम्मीद थी, और अगर यहां पर बेस्ट के सिनेरियो 8 है कांग्रेस के लिए, तो फिर यह बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट। बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट वेस्ट बंगाल भी माना जा सकता है, जहां 42 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी, और 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। इस बार जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है। वो 18 सीटें तो कम से कम रिटेन कर रही है, और उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो 31 सीट तक बीजेपी को दे रहा है। अगर 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में मिल जाती हैं, तो आप सोचिए तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल होगा। तृणमूल कांग्रेस पूरे तरीके से 11 सीटों पर लुढ़क जाएगी। यह तृणमूल कांग्रेस के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल या निशान होगा। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के पास अधिकतम 2 या 3 सीटें जाने की बात कही जा रही है, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इररिलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आंध्र प्रदेश में, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में, ठीक वैसे ही जैसे कि बिहार में, ठीक वैसे ही जैसे कि कई अन्य राज्यों में। आप जैसे देख लीजिए राजस्थान में, देख लीजिए मध्य प्रदेश में, देख लीजिए वही हाल वेस्ट बंगाल में होता दिखा है।
अब यहां पर बाई पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने होंगे और यही चुनाव लड़ेंगे। और अगर बीजेपी को यहां पर 18 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो तय मानिए कि तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, अस्तित्व का सवाल होगा, क्योंकि फिर विधानसभा के चुनाव के लिए उन्हें जबरदस्त तैयारी करनी पड़े। तो यह बहुत बड़ा एक फेरबदल हो सकता है अगर पश्चिम बंगाल के रुझान वैसे निकलते हैं जैसे कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। असम की बात करते हैं। असम में 14 सीटें हैं। इसे कहते हैं हिंदू लेबोरेटरी 3। हिंदू लेबोरेटरी 3 में जो अभी तक जो एग्जिट पोल बता रहा है, 14 में से 12 सीटें या यहां तक कि 14 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है। हेमंत विश्वास शर्मा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, एक जमाने में कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे। कांग्रेस का बताइए क्या हाल यहां पर होता दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस कुल मिलाकर 2 या 4 सीटें अगर यहां पर जीतती है तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को रोती हुई यहां पर दिखाई देगी। कांग्रेस वोट मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, बड़े पैमाने पर कांग्रेस की डेफिशिएंसी यहां पर दिखाई दे रही है और यह बता रहा है कि यहां स्थिति बहुत विकट होती जा रही है कांग्रेस के लिए और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी। क्या क्या मुद्दे यहां पर काम आते हैं? सीएए बड़े पैमाने पर काम आता है, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर जो बीजेपी की नीति है वो बड़े पैमाने पर काम आती है, हिंदू मुसलमान डिवीजन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां पर जनता का भरोसा बीजेपी पर कहीं ज्यादा है और आप इसे कह सकते हैं कि अगर विधानसभा में बीजेपी तो फिर लोकसभा में बीजेपी, और ये बड़े पैमाने पर एक ट्रेंड सेटर होगा, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश वो पहाड़ी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना परचम लहराया, लेकिन क्या इस बार वहां पर सेंध लग सकती है? ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल सकती है और वो सीट हम सब जानते हैं क्या है, लेकिन देखिए 4 तारीख को इस पर पता चलेगा। अब यहां पर अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर सामने रखा गया। यहां पर जो खेती और किसानी का मुद्दा बड़ा पैमाने पर रखा गया, बिग बिजनेस हाउसेस का मुद्दा बड़े पैमाने पर रखा गया। ये सारे मुद्दे काम नहीं किए। इसका मतलब कांग्रेस की राज्य में सरकार है, इसके बावजूद अगर कांग्रेस वोटरों को मोबिलाइज नहीं कर पा रही है तो ये कांग्रेस की गलती है और कांग्रेस की गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ा फायदा होता दिख रहा है। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। 5 सीटें यहां पर भी हैं। इस पहाड़ी राज्य ने भी 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूर्ण आस्था सामने रखी है। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 1 सीट के नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो उत्तराखंड अभी भी पूरे तरीके से भगवा रंग में ही रंगा दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात चुनाव के ठीक पहले उत्तराखंड की सरकार ने की, इसका बड़ा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक जो कि पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बल्कि जमीनी क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा और अन्य यात्राओं में जो बड़ी सुविधाएं और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं दिल्ली की साहब। दिल्ली देश की राजधानी, यहां पर बहुत ही जल्दी मैं आपको बताता हूं, वक्त जरा कम है इसलिए यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूरी आस्था रखने जा रही है। 6 सीटें मिल सकती हैं, 7 सीटें मिल सकती हैं, वर्स्ट के सिनेरियो 4 सीट की बात कही गई है। और इंडिया अलायंस के लिए यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए बेस्ट के सिनेरियो 3 सीट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर जो स्थिति बनती है, क्या निकला? अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ शायद नहीं दिखाई दे रहा। संविधान रिजर्वेशन इंपैक्ट न के बराबर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति न के बराबर दिखाई दे रही है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार एक लंबे अरसे से है। जो डिफरेंस है वोटिंग पैटर्न में केंद्र और राज्य को लेकर, वो आज भी बहाल वैसे ही दिखाई दे रहा है, यानी कि यथास्थिति बहाल है। हरियाणा की बात करते हैं। 10 सीटें, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और यहां पर काफी इंटरेस्टिंग भी। यहां पर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो हरियाणा में 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और बेस्ट केस सिनेरियो 8 सीटें मिल सकती हैं। चलिए यहां पर अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा में अगर आज जो बात बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर लोगों का डिसकंटेंट और डिसएंचेंटमेंट और बीजेपी से सो कॉल्ड विमुखता की बात जो बड़े पैमाने पर रखी जा रही है, अगर उसको कांग्रेस इनकैश नहीं कर पा रही और 8 सीटें नहीं जीत पा रही, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस की नहीं हो सकती साहब। यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर बड़े पैमाने पर उथल पुथल की संभावना है, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को कांग्रेस कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।
कुल मिलाकर अगर आप पूरे तरीके से देखें तो पूरे देश भर में जो अभी मिजाज बना हुआ है, इसमें एक बात तय कहें, एग्जिट पोल इस बात को स्थापित करते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी वेव इज द ओनली वेव। मोदी ही चेहरा है, मोदी ही उम्मीदवार है, मोदी ही वेव है। 2014 में मोदी वेव, 2019 में मोदी वेव और 2024 में मोदी वेव। ऐसा वेव हिंदुस्तान ने आज तक कभी नहीं देखा, पंडित नेहरू के जमाने में।